आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ नंबर्स। यहाँ पर कुछ संख्या के प्रकार लिए हैं, उसी में से आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या है जो एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से जब लिखते चले जाते हैं, कहाँ तक? अनंत तक। ये सभी संख्याएं क्या हैं? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। जो संख्या एक से शुरू होकर के कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। वो सभी संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्या है। आपसे कोई पूछे कि 7 6 9 ये क्या है, कैसी संख्या है, तो हम कह सकते हैं ये नेचुरल नंबर है, ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। इसी को हम एक और नंबर से भी जानते हैं, काउंटिंग नंबर। इसी को हम लोग कहते हैं काउंटिंग नंबर। एक्चुअली में आप काउंटिंग कहाँ से करते हैं? काउंटिंग आप एक से करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर बोथ आर सेम, दोनों क्या है? सेम है, एक ही है। तो काउंटिंग नंबर भी एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं और नेचुरल नंबर भी एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग क्या जानते हैं कि संख्या और अंकों में क्या अंतर है? संख्या और अंकों में क्या अंतर है, जानते हैं? देखिए, संख्या और अंकों में क्या अंतर है। जब कोई पूछे कि संख्या के बारे में, तो उससे पहले आप अंक के बारे में जानिए कि अंक किसे कहते हैं। अंक अंक देखिए, हमारे पास जो कुल अंकों की संख्या है वो 10 है। कौन कौन? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये सारी ये जो भी लिखा हुआ है ये सब क्या है? अंक है। तो कुल मिला के मेरे पास कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। जिस तरह से अल्फ़ाबेट में आप लिखते हैं ना ABCD, तो टोटल कितने हैं? जी लेटर हैं 26। उसी तरीके से मैथ में सारी संख्याओं को लिखने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। इन्हीं अंकों से मिल करके सारी संख्याएं बनाई जाती हैं। ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि 2 क्या है, तो आप कहेंगे अंक है। लेकिन ये अंक के साथ साथ ये एक अंक की संख्या भी है। अगर ये मिले, जब ये क्या है? 22 क्या है? 22 क्या है? तो ये 2 अंकों से मिलकर बनी एक संख्या है। अगर आप सिंपल कोई पूछिए कि 7 क्या है, तो 7 आप क्या कहेंगे? कि एक अंक है, लेकिन साथ साथ में संख्या भी है। तो हम कह सकते हैं कि सभी अंक संख्या भी है, लेकिन सभी संख्या अंक नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर जब मान लो कोई पूछते आपसे 99 ये क्या है? एक संख्या है, लेकिन क्या ये अंक है? नहीं है, ये अंक नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये 2 अंकों की एक संख्या है। तो सभी अंक जो है वो संख्या तो है, लेकिन सभी संख्या अंक नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो अंक समझ में आया किसको कहते हैं? अंक क्या है हमारे पास? ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी क्या है? अंक हैं। और अंकों से मिल करके जो बना है वो क्या है? संख्या है। जिससे मान लो यहाँ पर लिख दें हम, ये क्या है? 4 अंकों की एक संख्या है। 4 अंकों से मिलकर बनी एक संख्या है। सिंपल कोई पूछ दे, अगर ये 9 क्या है, तो ये एक अंक है, एक अंकों की एक संख्या है। तो अंक एक संख्या भी हो सकता है और खुद में एक अंक भी है, लेकिन एक संख्या सिर्फ संख्या है, वो अंक नहीं है। अंकों से मिलकर के बनी एक संख्या है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो समझ में आया कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर को हम क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर। ठीक। अब आगे चलते हैं हम लोग होल नंबर से हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में जब बात करते हैं तो बस इसमें क्या है? पूर्ण मतलब होता है पूरा। इसमें कौन सी संख्या छूट गई है? 0। वहाँ पर याद कीजिए, प्राकृतिक संख्या में मैंने 1 से स्टार्ट किया था, लेकिन पूर्ण में इसमें एक क्या छूट गया है? ये पूर्ण तभी है जब इसमें हम 0 लगा देते हैं। तो जब किसी भी सिस्टम में 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 लिखते हुए कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक। 0 से स्टार्ट करके हम जब अनंत तक जाते हैं तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो याद रखना कि प्राकृतिक संख्या में सिर्फ 0 को ऐड कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। बस 0 प्लस प्राकृतिक संख्या से ऐड कर दिए उसमें। ठीक है। 0 1 2 3 4 5 सभी क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्या। ठीक है। चलिए आगे जाते हैं हम लोग थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारे पास भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्या है? तो कंपोजिट नंबर समझिए, कंपोजिट संख्या मतलब हिंदी में होता है इसका मतलब भाज्य। भाज्य मतलब जो किसी न किसी से भाग लगना चाहिए। तो ऐसी संख्या जो एक से और खुद से भाग लगे, साथ ही साथ किसी एक तीसरी संख्या से भाग लगे, ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे?
कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। ध्यान रखना है, हमने क्या कहा कि एक से भाग लगे, साथ साथ में खुद से भी भाग लगे, साथ साथ में एक तीसरी संख्या से भाग लगनी चाहिए। वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं या कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे आपसे हम ये कहें कि 0, क्या 0 एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है? तो इसके भाग लगाइए। एक तो 0 से भाग, खुद से देखो 0 से भाग लगेगा नहीं, पहला चीज़ तो आगे तो बात ही नहीं कर सकते, तो 0 नहीं हो सकता। 1 को देखें, 1 को हम 1 से भाग लगाते हैं, एक बार तो भाग लग जा रहा है, ठीक। लेकिन हमने कहा कि खुद से भाग लगनी चाहिए, तो ठीक है ये खुद से भाग लग रहा है, ठीक है, एक में चला जाएगा, एक एकम एक। लेकिन एक तीसरी संख्या से भाग लगनी चाहिए जो यहाँ पर नहीं लग रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा नंबर है? नेक्स्ट मेरे पास नंबर है 2। कौन सा संख्या है? 2। तो 2 को देखिए किस किस से भाग लगेगा, एक तो बोला जा रहा है एक से भाग लगना चाहिए, ठीक है, एक से लग रहा है, एक 2 नहीं 2, और एक खुद से, तो खुद से ये 2 है तो 2 से ही लगना चाहिए, तो 2 एकम 2 लग गया भाग। अब एक तीसरी संख्या से भाग लेनी चाहिए, तो किससे लगाओगे आप? पॉसिबल तो नहीं है, तो 2 भी भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट हम चेक करते हैं 3। तो 3 देखिए, एक से भाग लग जाएगा 3 बार में, और 3 खुद में भाग लग जाएगा 3 से, 3 एकम 3। लेकिन क्या एक दूसरी संख्या से भाग लगनी चाहिए? भाज्य संख्या होने के लिए एक से और खुद के अलावा एक तीसरी संख्या से भाग लगनी चाहिए, तो वो संख्या होनी चाहिए, तीसरी संख्या मिलनी चाहिए। तो क्या 3 किसी और से भाग लगेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि 3 भी हमारा भाज्य संख्या नहीं है। अब हम चेक करते हैं 4। 4 देखिए एक से भाग लग जाएगा 4 बार में, और 4 देखिए 2 से भी लग जा रहा है, 2 दूनी 4, और एक और हम 4 को भाग लगा सकते हैं खुद से, जो कि 4 से भाग लग रहा है। तो एक से और खुद से तो लग रहा है, साथ साथ में ये 2 से भाग लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 4 हमारा एक भाज्य संख्या है। तो आपसे ये भी कोई पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है, तो आप कहेंगे 4। 4 हमारा सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखिए 5 क्या भाज्य संख्या है? नहीं, 1 से भाग लगेगा, ये 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा। लेकिन सिस्टम क्या है, नियम क्या है कि 1 और 5 के अलावे, यानी कि खुद से और 1 के अलावे किसी तीसरी संख्या से भाग लगनी चाहिए, जो नहीं लगेगा तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। 6 देखें, बिल्कुल है, 1 से भी लग जाएगा, 6 से लग जाएगा। अच्छा, इतना बनाने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि कोई भी संख्या 1 से और खुद से भाग जरूर लगती है, 0 को छोड़ करके। जितनी भी संख्याएं हैं वो 1 से और खुद से भाग जरूर लगेंगी। इसका मतलब है कि सिर्फ आपको क्या चेक करनी है कि एक ऐसी संख्या जिसके टेबल में वो आ जाए, ठीक है। जैसे देखिए 6, 1 और 6 को छोड़ करके किसी और के टेबल में आ रहा है, हाँ तो आ रहा है, 2 के टेबल में, 3 के भी टेबल में आ रहा है। हमें तो सिर्फ एक ही चेक करना है, 1 आ जाए तो फिर वो हो जाएगा, 2 3 4 जितना भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। 7 देखिए, 7 सिर्फ किस में आ रहा है? 1 में आ रहा है, 7 में आ रहा है, इसके टेबल में आ रहा है, लेकिन और इसके अलावा किसी टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये भी कंपोजिट नंबर नहीं है। 8 देखिए, 8 किस किस में आ रहा है? 1 में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी तीसरी संख्या से भाग लगे उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि दुनिया की हर एक संख्या 0 को छोड़ करके सभी 1 से और खुद से भाग अवश्य लगती हैं, जरूर लगती हैं। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमें कौन मिला? तो हमें मिला 4। उसके बाद फिर कौन मिला? 6। फिर कौन मिला? 8। फिर कौन मिला? 9। फिर कौन आगे मिल सकता है आपको? मिल जाएगा आपको 10। 10 के बाद कौन मिल जाएगा? 12। 12 के बाद फिर कौन मिल जाएगा? 14। इसी तरीके से आप चेक करते चले जाएंगे कि कौन ऐसी संख्याएं हैं जो एक और खुद के अलावे किसी तीसरी के टेबल में आ जाए, वो भाग लग जाए, ठीक है। दूसरा चीज़ आप देखना कि ऐसी संख्या जो इवन नंबर है, आगे वैसे बताएंगे कि इवन नंबर किससे कहते हैं। तो जितने भी इवन नंबर हैं, यानी कि सम संख्या है, वो सभी भाज्य संख्या में आएगा, 2 को छोड़ करके, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग प्राइम नंबर की ओर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? तो अभी आप लोगों ने देखा कि कंपोजिट नंबर में क्या देखे थे कि जो 1 से और खुद के अलावे किसी तीसरी संख्या से भाग लग रही थी वो भाज्य संख्या कहला रहा था। जस्ट इसमें अपोजिट है, सिर्फ इसमें 1 से और खुद से भाग लगना चाहिए, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या, अब सॉरी अभाज्य संख्या, ठीक है।
तो कह सकते हैं कि जो अभाज्य है वो भाज्य नहीं है, जो अभाज्य है वो भाज्य नहीं है, जो भाज्य है वो अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम कि अप्राइम नंबर किसको कहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको याद ये रखना है कि ऐसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ एक से भाग लगे और खुद से भाग लगे, उसे ही हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं, जीरो का चेक करने कोई तुक नहीं है। आगे हम चेक करते हैं एक को, एक क्या प्राइम नंबर हो सकता है। तो इसमें हमने कहा था कि एक से भाग लग जाइए, एक से लग जाए, एक ही कम, ठीक है लग गया। अब एक खुद से भाग लगना चाहिए। तो देखो अब ये दोनों बताओ, दोनों में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क दिख रहा है, नहीं। तो पता ही नहीं चल पाएगा कि आपने एक से कौन खुद से लगाया और कौन एक से लगाया है। इसीलिए हम प्राइम नंबर में एक को नहीं लेते हैं, अभाज्य संख्या में एक को हम काउंट नहीं करते हैं। आगे देखें, दो को चेक करते हैं। तो देखिए दो सिर्फ एक से लगेगा और दो से लगेगा, तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है, ये भाज्य संख्या, सॉरी ये अभाज्य संख्या है। तीन के बारे में क्या ख्याल है आपका, देखिए तीन एक से भाग लग रहा है और तीन से, इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आ रहा है, तो ये भी हम कह सकते हैं ये कैसी संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। चार के बारे में, तो देखिए एक से लग रहा है, दो से भी लग जा रहा है और चार से लग रहा है, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। पाँच के बारे में देखिए क्या है, ये पाँच एक से सिर्फ लगेगा और पाँच से, ये हमारी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। छः के बारे में देखें, एक से भी लग रहा है, दो से, तीन से भी, तो इसका मतलब है कि जहाँ एक के अलावा खुद के अलावा किसी और से लग गया तो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगी, तो भाज्य में है। हमने देखा भी तो ऊपर में कि ये संख्या भाज्य संख्या है। इस बात सेवन देखें, सेवन में हमारा क्या है, सिर्फ एक के टेबल में आएगा और सात के टेबल में आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। आठ, ये हमारा क्या है, ये भाज्य संख्या है। नौ, नौ भी भाज्य संख्या है। दस, दस भी क्या है, भाज्य संख्या है। ग्यारह, ग्यारह हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा, अब ये हमारा भाज्य संख्या है, ये तो नहीं होता ना, बात समझ में आया। तो इस तरीके से अभाज्य संख्या के बारे में हम कह सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक से भाग लगे और खुद से भाग लगे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि एक से लेकर के आपको 100 के बीच में आपको कुल 25 अभाज्य संख्याएँ देखने को मिलेंगी। एक से लेकर के 100 के बीच में क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है कभी कभी कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएँ होती हैं, तो 25 होती हैं। यही बात करेगा तो 1 से लेकर के 50 के बीच में कितना होता है, तो 15 होता है। यही पूछ लिया जाए जब से 51 से लेकर के 100 के बीच में कितना होता है, तो बचा हुआ कितना है, 25 में 15 जाएगा तो क्या बचेगा, 10, तो 10 को मिल जाएगा आपको। बाय द वे आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब बहुत से बड़ी बड़ी संख्याओं को भी अभाज्य संख्या है या नहीं चेक करने का एक आसान तरीका भी होता है। जैसे कोई पूछ लिया कि 289 क्या ये अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो आपको इसको करना क्या है कि ये किसके स्क्वायर के आसपास आता है। जैसे ये 17 का स्क्वायर आता है, 17 17 289, तो इसे तो सदक टेबल में आ जाएगा, ये भाग लग जाएगा, तो ये तो हमारा क्या है, ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 17 से तो डिवाइड हो जाएगा, ये भाग लग जाएगा, क्योंकि एक से भी लगेगा और 17 से भी। तो मान लेते हैं इसको हम कर लेते हैं 287 मान लो, तो 17 17 289 के आसपास आ रहा है, तो 17 एक से ले करके 17 के टेबल तक ही इसको हम डिवाइड करके देखेंगे। एक से टेबल डिवाइड करेंगे, दो से, तीन से, चार से डिवाइड करते जाएंगे, आप कहाँ तक, 17 तक के टेबल में आपको इसको डिवाइड करके देखनी है। अगर ये भाग नहीं लगता है तो फिर आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम समझ जाएंगे कि ये 287 क्या है, ये हमारा अभाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल और समझा दें, जैसे मान लो कहते हैं कि 47 क्या है, ये अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो किसके स्क्वायर के आसपास आ रहा है, तो 7 के स्क्वायर के आसपास आ रहा है। तो 7 के स्क्वायर के आसपास आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 7 तक के टेबल में इसको हम डिवाइड करके देखेंगे। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं लग रहा है, 5 से नहीं लग रहा है, 6 से नहीं लग रहा है, 7 से भी नहीं लग रहा है, 7 तक ही चेक करना है आपको। तो नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, अभाज्य संख्या है। इसके बाद आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यही करना है कि देखना है किसी भी संख्या को कि वो किसके स्क्वायर के आसपास है, और वहाँ तक आपको उस संख्या तक डिवाइड करके देखनी है। भाग लग जाता है तो वो आपका भाज्य संख्या होगा, और नहीं भाग लग रहा है तो वो अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, बाकी आपको तो बता ही दिए, 1 से लेकर के 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या है, और 1 से 50 तक के बीच में 15 है, 51 से 100 के बीच में देखा जाए तो कितना है, 10 है। तो ये पूरा कहानी है अभाज्य संख्या का। एक और आगे नीचे लिखा हुआ है को प्राइम के बारे में, कि को प्राइम क्या है।
इसका हिंदी होता है सहअभाज्य। सहअभाज्य, सहअभाज्य क्या है? तो सहअभाज्य का मतलब जहाँ पर सह मतलब होता है साथी, तो साथी चाहिए ना, तो जिसे एक नंबर लिख लेते हैं जैसे 7 और 15। देखो एक 7 का साथी कौन मिल गया मेरा? 15। अब ये दोनों संख्या सहअभाज्य है या नहीं है, तो इसको कैसे चेक करेंगे? तो सब बहुत सिंपल है। ये दोनों का एचसीएफ जो होगा वो 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो हम कह सकते हैं ये कि अभाज्य, ये को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या है। दोनों का एचसीएफ 1 आनी चाहिए। एचसीएफ आप निकालना जानते ही होंगे, तो 15 और 7 का एचसीएफ निकालिए। अगर एचसीएफ 1 है तो ये सहअभाज्य होगा। तो 15 और 7 का हम देख रहे हैं कि जो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, तो ये असहभाज्य संख्या के उदाहरण है। जैसे एक सहभाज्य उदाहरण कर लें, जैसे 6 और 8, क्या ये सहभाज्य संख्या का उदाहरण है? तो नहीं, ये नहीं है, क्योंकि ये 2 के टेबल में दोनों आ रहा है। दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ इसका 2 निकल जाएगा, एक नहीं आएगा। एक आएगा तो वो सहभाज्य कहलाएगा, लेकिन एक के अलावा कुछ भी आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम सहभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। इसे यहाँ पर ये सहभाज्य संख्या नहीं है, जबकि ये सहभाज्य संख्या है। तो बस ये दोनों, बस यही अंतर है कि दो संख्याओं के बीच का जो निकलना चाहिए क्या? एचसीएफ 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो वो सहभाज्य संख्या है, और नहीं है तो नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑड नंबर। एक्चुअली इसको हमको पहले पढ़ाना चाहिए था, बाद में उन चीज़ों को पढ़ाना चाहिए था, बट कोई नहीं, कोई नहीं। तो ऑड नंबर किसको कहते हैं? तो ध्यान रखने से उसको पहचानने का सबसे आसान और सरल तरीका है कि ऐसी संख्या जिसके अंत में या तो 1 हो, या तो 3 हो, या तो 5 हो, या तो 7 हो, या तो 9 हो। अगर ये 5 संख्याएं किसी संख्या के अंत में दिख जाए तो समझना है कि वो कैसी संख्या है? विषम संख्या है। ठीक है। ऐसी संख्या जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो कैसी संख्या, वो संख्या क्या कहलाएगी? ऑड नंबर, विषम संख्या। दूसरा तरीका ये भी है कि ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह भाग ना लगे, उसे ही हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरीके से विभाज्य ना हो उसको हम लोग विषम संख्या कह सकते हैं। या पहचाने सबसे आसान तरीका देखिए, बस 1, 3, 5, 7, 9 अगर संख्या के अंत में है तो वो विषम संख्या कहलाएगा। जैसे मान लेते 2, 7, 6, सब लिख दे 1, ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है, क्योंकि अंत में क्या दिख रहा है? 1। इसी तरीके 6, 0, 0 को 0 लिख दिया, लास्ट 9 लिख दिया, ये कैसी संख्या दिख रहा है? विषम संख्या। और ये 2 से डिवाइड भी नहीं होगा। तो ऐसी संख्या जो 2 से या तो भाग ना लगे, या तो जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो संख्या क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। सबसे सिंपल है ये। जस्ट इसका उल्टा कर दें, विषम सम संख्या जो 2 से भाग लग जाए, जो संख्या पूरी 2 से भाग लग जाए, पूरी तरीके से भाग लग जाए, वो क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। दूसरा तरीका कैसे पहचान सकते हैं? जिसके अंत में 2 हो, 0 भी हो सकता है, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर संख्या के अंत में ये पाँचों में से कोई भी एक अंक दिख जाए तो वो संख्या समझना कि वो सम संख्या है, और सम संख्या हमेशा 2 से भाग लगता है। जैसे 2, 4, 6, 0, क्या ये 2 से भाग लग जाएगा? हाँ लग जाएगा। अंत में भी क्या है? 0 है। 7, 7, 6, 0, 8, एक ही संख्या है। ये सम संख्या के उदाहरण है। ठीक है। तो सम संख्या विषम संख्या बहुत ही आसान है, तो बच्चों वाले सवाल है। आगे देखते हैं धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या किसको कहते हैं? तो देखो ये 2 चीज़ों से मिला हुआ है। धन आत्मक, धन के साथ जिसके पास धन है, धन मतलब क्या? रुपया पैसा। रुपया पैसा है मतलब कि आप कर्ज में तो नहीं है, तो धन वाली चीज़ें होते हैं उसको धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे कि आपके पास रुपया पैसा है, जैसे +20, ठीक है, जैसे +999, तो ये सभी कैसी संख्या है? धनात्मक संख्या। दूसरा चीज़ हम ये भी कह सकते हैं जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर याद है ना किसको कहते हैं? 1 से लेकर अनंत तक, वो सारी संख्या को भी हम क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव नंबर या फिर धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या प्लस के साथ दिखाया जाता है, लेकिन जनरली हम प्लस के साइन को क्या करते हैं? छिपाते हैं, दिखाते नहीं हैं। जैसे 7, तो ये 7 में कुछ भी साइन नहीं है, मतलब ये धनात्मक है। हम प्लस क्यों नहीं दिखाते हैं? यह रियल लाइफ में जोड़ कर देखें कि आपके पास धन दौलत होता है, क्या दिखाते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है? नहीं दिखाते हैं कि मेरे पास इतना धन दौलत है। वो बस सब समझ जाते हैं कि हाँ इतने पास पैसा है। तो इसीलिए हम किसी भी संख्या के साथ, धनात्मक संख्या के साथ प्लस साइन नहीं लगाते हैं। वो खुद में क्या होता है? हिडन होता है, छिपा होता है कि इसमें प्लस साइन है। ठीक है। तो धनात्मक संख्या किसको कहते हैं? जो धन में है, जो धनात्मक में, जो पॉजिटिव में है, जो आपके पास है, पॉकेट में पैसा है। ठीक है।
इसी तरह से ऋणात्मक संख्या जो उसके साथ माइनस का साइन लगा होता है, जैसे -7, -8, ये सब संख्या को क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्या। और ऋणात्मक को हमको हमेशा माइनस में दिखाना होता है, ठीक है। जब भी माइनस में लगा हो तो समझना वो ऋणात्मक संख्या है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ बात उठता है कि जीरो क्या है, जीरो धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो याद रखना है कि जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि देखिए जीरो का मतलब क्या है कि ना, जीरो मतलब होता है कि कुछ भी नहीं, जीरो मतलब ना आपके पास पैसा है ना किसी को देना है। धनात्मक मतलब क्या होता है कि आपके पैकेट में पैसा है। ऋणात्मक मतलब क्या होता है, किसी को कर्जा देना है। तो जीरो के मतलब यहाँ पर क्या है, ना आपको पैसा किसी को देनी है ना आपके पैकेट में है। तो इसीलिए जीरो को ना हम धनात्मक मानते हैं ना ही ऋणात्मक मानते हैं, ठीक है। इसीलिए इसके साथ ना तो माइनस लगा सकते हैं ना ही प्लस लगा सकते हैं, ये ध्यान रखना। ये धनात्मक भी नहीं होता और ऋणात्मक भी नहीं होता है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जीरो कैसी संख्या है, धनात्मक है ऋणात्मक है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों है, धनात्मक है या ऋणात्मक है या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या कहोगे कि जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। अब नेक्स्ट है मेरे पास पूर्णांक। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक धनात्मक, धनात्मक ऋणात्मक। अभी हम लोग पर देखा था ना, धनात्मक किसे कहते हैं और ऋणात्मक किसे कहते हैं। तो धनात्मक और ऋणात्मक के साथ साथ में अगर हम जीरो को भी ले लें तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर, पूर्णांक, ठीक है। एक नंबर लाइन पर हम कैसे दिखाते हैं इस चीज़ों को, जैसे सीधी रेखा की हम बात करें इस तरीके से, तो यहाँ से मान लो ये जीरो है, हमेशा दाईं तरफ क्या चलते हैं, पॉजिटिव नंबर लेकर के चलते हैं। बाईं तरफ -1, -2, -3, -4, -5। तो इस नंबर लाइन पर देखिए ये क्या है, ये जो नंबर लाइन पर हम दिखाए हैं वो क्या दिखाएं, एक पूर्णांक को दिखाएं, इंटीजर को दिखाएं। इधर हमारा धनात्मक है, इधर हमारा ऋणात्मक है और जीरो हमारा बीच में है। जीरो से 1, 2, 3, 4 हम आगे की तरफ जाएंगे तो कहीं से भी किसी भी अंक से अगर हम दाईं तरफ चलते हैं तो धनात्मक की तरफ बढ़ते हैं, हम उसमें पैसा बढ़ता है मेरे पास। और जैसे जैसे बाईं तरफ चलते हैं और इस दिशा में जा रहे हैं तो पैसा आपके पास घटेगा, जब इस दिशा में चलते हैं तो पैसा आपके पास बढ़ता है। बात समझ में आया। जैसे नंबर लाइन पर ये बात करें, 1 रुपया और 2 रुपया जोड़ने पर कितना होता है, 3 रुपया होता है। तो देखिए मेरे पास एक यहाँ पर है, उसमें तो 2 जोड़ना है, 1, 2, 3, तो हम कहाँ पहुँच गए, 3 पर पहुँच गए। इसी तरीके से मान लो अगर थी मेरे पास -2 पहले से था, अब हम 3 लेकर के आ रहे हैं। तो 3 लेकर आ रहे हैं मतलब हमको कहाँ जाना है, आगे की तरफ। देखिए -2 यहाँ पर मेरे पास है, इस जगह पर है ना, -2, हमको 3 रुपये ले करके आ रहे हैं। तो 1, 2, 3 कहाँ पहुँच गए, 1 पर। तो देखिए कर्जा में था 2 रुपया, 3 रुपया अब लेकर के आए, तो कर्जा जिसके पास 2 रुपया था दे देंगे आप, तो कितना बस आपके पास हो जाएगा, 1 रुपया प्लस में आएगा, क्योंकि 2 रुपया कर्जा था तो दे दिए, तो बचा 3 में से 2 कर्जा था वो दे दिए, तो बचा आपके पास कितना, 1 रुपया पॉजिटिव में। तो देखो एक पॉजिटिव में आया कि नहीं। तो इस तरीके से नंबर लाइन पर इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। बात समझ में आया। तो ये हमारा है इंटीजर नंबर, जिसमें धनात्मक भी लेते हैं, ऋणात्मक भी लेते हैं और साथ साथ में हम जीरो को भी ऐड करते हैं। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट परिमेय संख्या की तरफ। परिमेय संख्या क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसे, अगर इसे नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं कि नहीं, तो P/Q में लिखा जा सकता है कि नहीं। ये संख्या ही क्या है, परिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान यह रखना है कि कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है, इसका मतलब ये होता है कि Q के इक्वल 0 कभी नहीं होना चाहिए। जैसे 7/0 अगर ऐसा लिखा है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पीछे मेरा लॉजिक है। अब पता नहीं सच भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। मेरा लॉजिक ये है कि 7, जिससे मान लो कि ये 7 रुपये आपके पास, ठीक है, और ये कितना आदमी है, 0 आदमी है। तो पैसा तो है 7 रुपया, लेकिन आदमी कितना है, 0 है। तो पैसा आप किसको दोगे, किस में बांटोगे आप। सिंपल सोचने वाली बात है कि 7 रुपया यदि है तो वो आदमी है ही नहीं लेने के लिए, तो किसको कितना पैसा बांटो, कितना कितना हिस्सा होगा, हिस्सा कैसे बांटोगे जब कोई आदमी है ही नहीं, तो हिस्सा कितना होगा। ये तो गलत बात हुई कि नहीं। ठीक उसी तरीके से मान लो यही चीज़ उल्टा कर देते हैं, 0/7, तो ठीक है यहाँ पर
कि जनरल जीरो होना चाहिए, तो ठीक है। तो 0 रुपया है, आदमी कितना है 7 है, तो कितना कितना हिस्सा होगा 0 रुपया होगा, क्योंकि पैसा है ही नहीं। तो ये इक्वेशन इसलिए सही हमको लगता है, और ये इक्वेशन क्या है गलत है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है समझा में आया? क्योंकि मेरा लॉजिक ये कहता है कि अगर 7 रुपया है तो आदमी कितना है 0, तो 7 रुपये का हिस्सा कितना कितना होगा, जब आदमी ही नहीं है तो हिस्सा किसको देंगे हम। इसीलिए ये इन्फिनाइट इसका आंसर भी कहलाता है कि इन्फिनाइट होता है इसका आंसर, कुछ पॉसिबल ही नहीं है, कैन नॉट भी डिटरमिन कर सकते हैं। और दूसरी तरीके से ये देख सकते हैं कि मेरे पास 0 रुपया है और आदमी कितना है 7 है, तो जब हिस्सा बांट रहे हैं तो कितना कितना दोगे, तो 0 रुपया है 7 आदमी, हिस्सा क्या मिलेगा, जब पैसा ही नहीं तो क्या हिस्सा मिलेगा, 0 रुपया मिलेगा। बट यहाँ पर पैसा है लेकिन लेने वाला कोई नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं कि P/Q के रूप में Q की इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक चीज़ और कहीं कहीं पूछा जाता है कि परिमेय संख्या में और भिन्न में क्या अंतर है, ये दोनों में क्या अंतर है। तो ध्यान ये रखना है कि परिमेय संख्या जो है वो हम लोग माइनस में या प्लस में दिखा सकते हैं, जैसे -7/6 ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये भिन्न नहीं है। भिन्न हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं, तो जब भी माइनस में दिखे तो वो परिमेय संख्या है, जबकि भिन्न जो होता है वो पॉजिटिव में होता है। जैसे कि 1/4 ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन है 1/4, लेकिन -7/4 अगर दी है, या फिर अगर हम -1/4 लेकर के चलें, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये परिमेय संख्या है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा भिन्न है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, फ्रैक्शन है, ये भिन्न है, तो सभी भिन्न क्या है, परिमेय संख्या है। बट सभी परिमेय संख्या, वापस उल्टा हम कहें कि परिमेय फ्रैक्शन है तो नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन जो होता है माइनस में नहीं होता है, भिन्न माइनस में नहीं लेते हैं। अगर माइनस में तो परिमेय संख्या, इसलिए कह सकते हैं कि सभी फ्रैक्शन, सभी भिन्न क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं है। लेकिन जैसे जस्ट उसका उल्टा कहें कि सभी फ्रैक्शन जो है वो परिमेय संख्या है, तो हाँ है, ये फिर सही हो जाएगा। बात समझ में, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो कोई भी संख्या अगर पूछें आपसे हम, क्या 0 परिमेय संख्या है, क्या कहोगे, तो तुरंत चेक करना, क्या इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो मान के चलो इसे नीचे हम 1 1 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, तो फिर ये हो गया ना P/Q के रूप में, तो ठीक है, ये परिमेय संख्या है। अगर आपसे हम पूछें कि 2.7 क्या ये परिमेय संख्या है, तो कहेंगे इसको हटा कर नीचे 1 लिखेंगे और एक अंक है तो एक 0, तो इसको हम लिख सकते हैं 27/10। तो क्या ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। तो 2.7 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे चलते हैं अपरिमेय संख्या की ओर। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जैसे एक संख्या है पाई, पाई क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसका एक मान होता है 22/7, तो ये इसका मान है 22/7, तो ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अब कहेंगे ऐसे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये देखो P/Q के रूप में लिखा हुआ है, और यहाँ पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 मान नहीं होता है, ये मान करके चलते हैं कि अप्रोक्स में लेकर चलते हैं 22/7, एक्चुअल में मान इसका इतना नहीं होता है। इसका जो मान होता है 3 पॉइंट निकालेंगे तो कुछ कुछ इसी तरह से चलता चला जाए, वो रुकता नहीं। तो हम लोग अप्रोक्स में लेकर चलते हैं 22/7, इसीलिए ये कौन सी संख्या है, ये संख्या है परिमेय संख्या, जबकि पाई जो है वो क्या है, पाई जो हमारा है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, और भी कई तरह के नंबर्स होते हैं, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में कभी मौका मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे। इतना पढ़ने के बाद आप इस डायग्राम को आप देख करके बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए नेचुरल नंबर है हमारा, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग 0, यानी कि 0 को छोड़कर जितने भी नंबर उसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और सभी नेचुरल नंबर को हम क्या कहते हैं, होल नंबर कह सकते हैं। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0, जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, क्यों पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, क्योंकि एक नेगेटिव इंटीजर होता है और एक पॉजिटिव इंटीजर भी होता है।
नेगेटिव इंटीजर किसको कहते हैं, जो माइनस वाले के साथ लेके चल रहे थे, और एक पॉजिटिव किसको लेके चलेंगे, जो प्लस वाले से, +1 +2, तो वो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो वो नेचुरल नंबर और साथ में जीरो को लेकर ऐड कर देंगे तो होल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो सभी नेचुरल नंबर को हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर, और सभी होल नंबर को हम क्या कह सकते हैं, इंटीजर कहते हैं। क्यों इंटीजर कहते हैं, क्योंकि देखिए इंटीजर में धनात्मक नंबर भी आ रहा है, ऋणात्मक भी आ रहा है। देखो जीरो वहाँ से 1 2 3, तो ये 1 2 3 हमारा ये नेचुरल नंबर, जीरो को भी ऐड कर देते क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा होल नंबर। तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर कहलाते हैं, सभी होल नंबर क्या हमारे इंटीजर हैं, और सभी इंटीजर नंबर फिर क्या कहलाएंगे, हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, तो एनी नंबर दैट कैन बी रिटेन एज फ्रैक्शन, कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। बात समझ में आया। तो ये था आज मेरा आज का लेक्चर। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, बाकी और भी अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।